देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स 4 नंबर्स का एक सेट होता है जिसकी मदद से एटम के अंदर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी और ओरिएंटेशन का पता लगा सकते हैं। ये एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कि वो किस एटम के अंदर, किस शेल के अंदर और उस शेल में भी किस ऑर्बिटल के अंदर और उस ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है, ये सारी स्पेसिफिक जानकारी जो है क्वांटम नंबर्स देता है। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं 4 नंबर्स का सेट है। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। मैं लिख देता हूँ, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। ये 4 क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? पहला जो है वो है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम L से डिनोट करेंगे, स्मॉल l से। वहीं तीसरा क्वांटम नंबर होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसे कि ML से डिनोट किया जाएगा। फोर्थ क्वांटम नंबर होगा स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम MS से डिनोट करते हैं। तो इस तरह के ये 4 नंबर्स के सेट होंगे जिनको क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, जिसको कि n से डिनोट किया जाएगा। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे n से डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय स्मॉल n। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसकी मदद से हम किसी इलेक्ट्रॉन की जिस शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है वहाँ उस शेल की एनर्जी को ज्ञात किया जा सकता है। तो इट डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल ऑफ और शेल नंबर in which electron is present। तो जिस भी एनर्जी लेवल में या फिर जिस भी शेल में ये रहते हैं उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन K शेल में है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। वहीं L शेल सेकंड शेल है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी। अगर थर्ड शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर 2 और 3 दो तरह की वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए a higher value of n, अगर n की हाई वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स अपर एनर्जी लेवल है या हायर एनर्जी है, यानी कि हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी कि वो फर्दर आगे वाली शेल्स में रिवॉल्व करेंगे। इससे एक और बात पता लगती है,
लार्जर एटॉमिक साइज, ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। लार्जर atomic size and greater the distance from the nucleus, greater the distance from nucleus। ये सारी चीज़ें हमें n की हेल्प से पता लगती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से पता लगती है। देखिए, यदि n की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 या 4 हम लिखेंगे, तो यहाँ पर शेल का क्या नंबर होगा, उस शेल का क्या नंबर होगा, ये हमारी k शेल होगी, ये हमारी l शेल, ये m और ये n शेल। तो जैसे जैसे हम एटम में बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है, इससे बाहर की तरफ एक एनर्जी लेवल है जिसको कि हम k शेल के नाम से जानते हैं, इससे बाहर की तरफ दूसरा एनर्जी लेवल है जिसे हम एल शेल के नाम से जानते हैं, ये तीसरा एनर्जी लेवल है जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता है। इसके लिए एन 1 होगा, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होगी और एम के लिए एन की वैल्यू 3 होगी, एंड सो ऑन। आगे जितने भी शेल्स होंगी या ऑर्बिट्स होंगे उन सभी के लिए n की वैल्यू इस तरह से इंटीजर की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसे कि L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब L की जो वैल्यूज़ हैं ये N की वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। तो जो जो चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। तो इसे सबसे पहले L से डिनोट करते हैं, तो हम लिख लेते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल l। दूसरा, इसे जो है एंगुलर क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि इसकी हेल्प से एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसकी हेल्प से हम सबशेल पता लगा सकते हैं। तो डिफाइंस द सबशेल, यानी कि इसकी मदद से ऑर्बिटल की शेप पता लगाई जाती है, यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल। L की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, से कहाँ तक, 0 से लेकर n-1 तक ये वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वैल्यू ऑफ L निकालेंगे, वैल्यू ऑफ स्मॉल l, अगर ये 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, या 1 है, 2 है, 3 है, तो इनका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो यदि ये वैल्यू 0 है तो ये एक सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी सब शेल, एस सब शेल। इसी तरह से अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी, 2 है तो ये D सब शेल को प्रेजेंट करेगी, वहीं अगर L की वैल्यू 3 है, 3 है, तो ये F सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से L की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 हो सकती है और ये उसी के अकॉर्डिंग सबशेल्स को रिप्रेजेंट करती है, या शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी बताती है। तो हम ऑर्बिटल की शेप क्या लिखेंगे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, यानी कि ये इस L की वैल्यू 0 स्फेरिकल ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये डम्बेल
ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। और F की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके लिए L की वैल्यू 3 है। अभी देखते हैं L की वैल्यू N की वैल्यू पर किस तरह से डिपेंड करती है। मान लीजिए हमारे पास N की वैल्यू, क्योंकि N की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एटलीस्ट 1 तो होगी ही, तब यहाँ पर L की उतनी ही वैल्यू होगी, कितनी, जितने की N की वैल्यू है। एक वैल्यू है तो यहाँ पर L के लिए भी सिर्फ एक वैल्यू 0 होगी। वहीं N की वैल्यू यदि 2 है, अच्छा L की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, कि यहाँ पर सिर्फ एज सबशेल ही होगी। कौन सी सबशेल होगी, सिर्फ एज सबशेल। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्बिट N की वैल्यू यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें एक ही सबशेल एज सबशेल प्रेजेंट होती है। लेकिन N की वैल्यू यदि 2 है तो L की वैल्यूज़ भी हमारे पास 2 होंगी, 0 भी होगी और 1 भी होगी, N-1 तक। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सबशेल्स होंगी हमारे पास, एक एज सबशेल भी होगी और P सबशेल भी होगी। इसी तरह N की वैल्यू यदि 3 है तो L की भी 3 वैल्यूज आएंगी, 0 से लेकर N-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2 तक, 0, 1 और 2। यानी कि कौन कौन से सबशेल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, एज सबशेल्स भी प्रेजेंट होंगी, P सबशेल्स भी प्रेजेंट होंगी और D सबशेल्स भी प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह से L की वैल्यूज़ जो हैं वो N की वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। आइए नेक्स्ट क्वांटम नंबर को समझते हैं। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसे कि ML से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों है, यानी कहीं ना कहीं इसका संबंध मैग्नेट से है। देखिए सभी सब्सटेंस वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, डायमैग्नेटिक और दूसरे पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को रिपेल करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं। वहीं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मैग्नेट के करीब आते हैं। ऐसा क्यों होता है, यदि किसी सब्सटेंस में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तब ऐसा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन यदि एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तब ऐसा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय ML, डिनोटेड बाय ML। दूसरा, इसकी हेल्प से ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता लगाया जाता है। तो डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। तीसरा, M की जो वैल्यू है, ML की जो वैल्यू है वो L की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो द वैल्यू ऑफ ML डिपेंड्स ऑन L, डिपेंड्स ऑन L। अब यहाँ पर L की वैल्यू के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, तो ML की जो वैल्यूज़ हैं वो L की नेगेटिव वैल्यूज से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक होती है, इंक्लूडेड 0। यानी कि L की जो भी वैल्यू होगी उसकी नेगेटिव वैल्यू से हम बढ़ते हुए आएंगे 0 तक और 0 से फिर पॉजिटिव L तक। ये टेबल की मदद से समझते हैं। यदि L की वैल्यू 0 हो, 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो, तब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी, ये p को, ये d को और ये f को। तब m की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है? ml की वैल्यूज़ हम s के लिए 0 ही लेंगे, क्योंकि 0 की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी 0 ही होती है, तो एक सिंगल वैल्यू 0 ही मिलेगी। अगर l इक्वल 1 है तब m की हमें -1 से लेकर 0 और +1 तीन वैल्यूज़ देखने को मिलती है। वहीं अगर l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर -2, -1, 0, इसके बाद +1 और +2, यानी कि l की वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू से लेकर के पॉजिटिव वैल्यू तक की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो इसी तरह से f ऑर्बिटल के लिए हम लोग, यानी कि l की वैल्यू जहाँ पर 3 है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 लिखेंगे। ये टोटल 7 वैल्यूज़ हो गई। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इनका ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ये बताते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर पता लगेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए एस सब शेल के अंदर, क्योंकि एक ही तरह के एस ही ऑर्बिटल होते हैं, सिंगल एस ऑर्बिटल, लेकिन पी सब शेल के अंदर आपको 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ पी एक्स, पी वाई, पी जेड। चाहो तो लिख सकते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और इसीलिए यहाँ पर m की 3 वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह से डी सब शेल के अंदर टोटल 5 वैल्यूज़ होंगी जो अलग अलग तरह के डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसी तरह से एफ ऑर्बिटल के लिए, एफ सब शेल के लिए यहाँ पर ml की वैल्यू 7 है, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हुआ। आइए लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने p ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल देखा, जिसका एक ही ऑर्बिटल होता है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो इंडिविजुअल px, py और pz में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन एक ही ऑर्बिटल में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होती है, यानी कि एक यदि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा। देखिए स्पिन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से अराउंड कहीं इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये एक तो इसका रिवॉल्यूशन हुआ इसके आसपास, न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व भी कर रहा है, साथ में ये न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन भी कर रहा है अपने एक्सिस पर। तो ये जो स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन की, ये 2 तरह से हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी जिसे कह सकते हैं। तो जो ऊपर वाला साइन मैंने बनाया है ये क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं उसे हम क्लॉकवाइज कहेंगे, और ये जो अंदर वाला साइन मैंने बनाया है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से 2 ही तरह से यहाँ पर इसकी स्पिनिंग हो सकती है। तो आइए स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में लिखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ms, डिनोटेड बाय ms। ये जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, देखिए क्योंकि ये नंबर्स का सेट है तो यहाँ पर हम जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की उन्हें भी नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। एक जो कि +1/2 होगी, ये
जो है क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करती है, +1/2 वैल्यू है ना, ms इक्वल। इसी तरह से ms की वैल्यू यदि -½ है, 1/2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया है। आइए हम क्वांटम नंबर्स निकालना सीखते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखूँगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। यदि मुझे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं तो s ऑर्बिटल के लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, इसी तरह से 2s ऑर्बिटल के लिए भी मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो यहाँ पर मैं 3 बॉक्सेस ड्रॉ करता हूँ। इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन ध्यान दें, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यदि px में है तो दूसरा py में होगा, जबकि pz हमारा वेकेंट है। अब देखिए, मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर क्वांटम नंबर्स लिखता हूँ। तो मेरे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, कौन कौन से, n, l, ml एंड ms। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स लिखूं, तो ये जो पर्टिकुलर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, फर्स्ट शेल में है। तो हम इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, 1। वहीं l की वैल्यू, जिसको कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू, क्योंकि n की 1 वैल्यू के लिए l की सिंगल वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, तो यहाँ पर 0 होगी, जो कि s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। वहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में लिखूँगा, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml है, इसकी वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से। तो यहाँ पर 0 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू 0 ही होती है, तो ml की केवल एक वैल्यू 0 ही हमको देखने को मिलेगी। वहीं स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि ms से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो स्पिन है, इसमें अपवर्ड एरो का मतलब होता है क्लॉकवाइज स्पिनिंग। तो यहाँ पर ये क्योंकि अपवर्ड एरो है, तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, 1/2। इसी तरह से अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने की कोशिश करें तो n की वैल्यू यहाँ भी अगेन 1 होगी, l की वैल्यू अगेन 0 होगी, क्योंकि s ही सब शेल है। s सब शेल में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ml की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग होगी। ये देखिए, ये डाउनवर्ड एरो मैंने बनाया है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग को ये रिप्रेजेंट करता है, तो 1/2। इसी तरह से आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होंगी, कौन कौन सी, 0 और n-1 यानी कि 1 तक। तो यहाँ पर ये क्योंकि s सब शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0। वहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अगेन 0। और ये स्पिन किस साइड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि +12। इसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिर से अगेन वही 2 होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगेन 0 होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा। इसी तरह से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, अब शेल चेंज हो गई है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 ही है, क्योंकि ये सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन है। इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि p सब शेल है,
तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए। वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी देखिए px, py और pz ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इसको 0 असाइन करूँ तो इसको मैं +1 कहूँगा और इसको मैं -1 कहूँगा, तो यहाँ पर -1 होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये क्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि +1/2। इसी तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्वांटम नंबर्स लिखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगेन क्योंकि p सब शेल है तो 1 होगा। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर py के लिए हम क्या लिख रहे हैं, 0। वहीं स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, -1/2। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पता लगाई जा सकती है ना। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कि वो किस शेल के अंदर घूम रहा है, यानी कि किस एनर्जी के साथ घूम रहा है, किस सब शेल में घूम रहा है, यानी कि ऑर्बिटल का शेप क्या है। वहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से उन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन भी पता लगाया जा सकता है ना, कि वो px में है, py में है या pz में है। वहीं स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से उनकी स्पिनिंग का पता लगाया जा सकता है कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।